नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अपनी जो 10th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब आप इस क्षेत्राधिकार को क्या कह सकते हैं? शक्तियां। एक ही चीज है, मतलब कई स्टूडेंट से क्षेत्राधिकार क्या होता है, आप इसको शक्तियां भी कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक है, तो एक चीज तो ये तो क्लियर है कि भारत का उच्चतम, समझते हो ना, उच्चतम या सर्वोच्च एक ही बात है। उच्चतम न्यायालय अपने आप में सबसे बड़ा है। उसके द्वारा दिए गए फैसले सर्वोच्च व अंतिम होते हैं। ठीक है, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें इसके दो पार्ट हैं। एक कर दो इसको, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा बी है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है। कहेंगे सर आपने यहाँ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखा है, केवल एक तो ये शब्द अलग आ गया और एक ये शब्द अलग आ गया, केवल इन शब्दों का ही अंतर है और इन्हीं से हम इस कुछ चीज को समझेंगे। तो पहले एक बार ऊपर वाले को समझ लेते हैं। एक को सबसे पहले तो मैं इसी का समझाता हूं आपको। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है वे वाद या मुकदमे जो जिन पर सर्वोच्च न्यायालय का एकाधिकार होता है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए वाला। ठीक है, अब ए देख लेते हैं इसके साथ ही। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार।
वे मुकदमे जिन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। केवल किनका अधिकार है भाई? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। किसी अन्य न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब प्रारंभिक एक में क्षेत्राधिकार वे मुकदमे जिन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है या होता है। ठीक है, किसी अन्य न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो निम्न है। अब कौन कौन से हैं? एक में भारत सरकार तथा किसी राज्य का विवाद। दूसरा, भारत सरकार व संघ या किसी राज्य या राज्यों का विवाद। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद। सुनो विद्यार्थियों, क्या कह रहा है ये? सबसे पहले है भारत सरकार, मतलब भारत सरकार तथा किसी राज्य, कोई भी राज्य है उसका विवाद है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो कोई राज्य है और उसका मुकदमा कोई उच्च न्यायालय सुन रहा है, तो पहली बात तो ऑथोराइज नहीं, क्योंकि भारत सरकार केंद्र सरकार हो गई तो ऑथोराइज ही नहीं हो, तो राज्य का उच्च न्यायालय है वो उसकी सुनवाई कैसे कर सकता है? पहली बात। तो ऐसे मुकदमे किसके अधीन चले जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। दूसरा, भारत सरकार व संघ या किसी राज्य या राज्यों का विवाद। भारत सरकार, संघ, केंद्र शासित प्रदेश या किसी राज्य, कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का वो विवाद है, उसकी सुनवाई भी कौन अधिकृत है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ही। मतलब इसके लिए वो अधिकृत है। ऐसे मुकदमे सीधे वहीं पहुंचेंगे। दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद, दो राज्य हो या दो से अधिक राज्यों का विवाद हो, ये विवाद भी कहाँ जाएगा? सीधा उच्चतम न्यायालय जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसका एग्जांपल देता हूं। कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद दो राज्यों के बीच में चल रहा है, तमिलनाडु व कर्नाटक। दो राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, तमिलनाडु उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा तो कर्नाटक के विरोध में फैसला देगा, और कर्नाटक करेगा तो तमिलनाडु के विरोध में फैसला देगा। इसलिए ऐसे विवाद किसके अधीन आ जाएंगे? सीधे उच्चतम न्यायालय के अधीन आ जाएंगे, और उच्चतम न्यायालय इनकी सुनवाई करेगा। तो प्रारंभिक एक में क्षेत्राधिकार समझ गए।
एकमेव जिसमें केवल अकेला सर्वोच्च न्यायालय ही अधिकृत होता है। वे वाद या मुकदमे जिनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी अधिकृत होते हैं। अर्थात वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सर्वोच्च तथा उच्च दोनों न्यायालय कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? कहने का मतलब यह है, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में हम ये कह सकते हैं कि एक में अकेला सर्वोच्च न्यायालय, समवर्ती उसके साथ साथ दूसरा भी। एक में अकेला सर्वोच्च न्यायालय, समवर्ती उसके साथ साथ दूसरा भी। तो ये क्या कह रहे हैं? वे वाद या मुकदमे जिनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी सुनवाई के लिए, देखो भाई, सुनवाई के लिए ऐसे करना पड़ेगा अपने को, सुनवाई के लिए उच्चतम, सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी अधिकृत होता है। अर्थात वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सर्वोच्च तथा उच्च दोनों न्यायालय कर सकते हैं। देखो साफ लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी दोनों सुनवाई कर सकते हैं। ऐसे मुकदमों को किस नाम, क्या नाम दिया गया है भाई? प्रारंभिक समवर्ती, मतलब ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई दोनों कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे मुकदमे कौन से हैं? चलो मैं बताता हूँ। मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद या मुकदमों की सुनवाई दोनों न्यायालय कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद या मुकदमों की सुनवाई दोनों न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय भी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय इनके लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जारी करता है। ठीक है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 226
के तहत याचिका जारी करता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कहने का मतलब प्रारंभिक और समवर्ती क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी वाद या मुकदमा है, किससे संबंधित भाई? मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी वाद या मुकदमा है, उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। हम भी उनके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील कर सकते हैं, मतलब शरण ले सकते हैं, या उच्च न्यायालय में भी ये कह सकते हैं कि साहब मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए मुझे रक्षा की जाए। तो दोनों ही, अब दोनों इसके लिए क्या क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय तो जारी करता है रिट किसके बाद, कब भाई? अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय करता है किसके तहत? 226 के तहत याचिका जारी करता है। दूसरा बिंदु है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो साफ सुथरी बात है, जैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील से संबंधित है। कहने का मतलब वे वाद या मुकदमे या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है। इसके विरुद्ध इसके फैसले करवाओ, है ना, इसके फैसलों के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है, इसके फैसलों के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, एक तो ये हो गया अपील की बात। अब सबसे पहले इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। ए, संवैधानिक। वे वाद या मुकदमे जिनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हो। वे वाद या मुकदमे जिनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हो, या फिर कोई भी उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र जारी कर दे कि इस वाद या मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है।
व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। ऐसे मुकदमों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। क्या समझे? वे वाद या मुकदमे जिनमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हो या फिर कोई भी उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र जारी कर दे कि इस वाद या मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है, ऐसे मुकदमों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। कहने का मतलब यह है, संविधान की व्याख्या की अगर कहीं बात आ जाए कि संविधान की व्याख्या करनी है या कोई ऐसा प्रश्न अटक गया मुकदमे में कि संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, तो ये अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालयों को या फिर अन्य किसी न्यायालयों को ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार केवल और केवल किनको है भाई? सर्वोच्च न्यायालय को। दीवानी, दूसरा क्या है? दीवानी। अब ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि वाद दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी, दूसरा फौजदारी। अरे ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वाद दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। दीवानी वाद जमीन जायदाद का बंटवारा, लेन देन, ठीक है, या फिर विवाह, तलाक, गोद, ऐसे ये हत्या, लूट खसोट, मारकाट, अपहरण या अन्य संगीन अपराध, ये अलग हो गया। तो दीवानी समझ रहे हो? तो चलो साहब, तो दीवानी वाद के बारे में बताऊं। इन मुकदमों की भी दीवानी फौजदारी समझ गए ना आप? ठीक है। अंतिम अपील, इन मुकदमों की भी अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। इन मुकदमों की भी अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। पहले 20,000 से कम के मुकदमों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होती थी, परंतु 1973 के 30वें संशोधन द्वारा यह शर्त हटा दी गई है। कौन सी? इन मुकदमों की भी अंतिम अपील सर्वोच्च, दीवानी जो मुकदमे हैं, दीवानी जो वाद हैं, इनका भी अंतिम अपीली न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है।
अभी मैंने बता दिया बंटवारा, लेन देन, ठीक है, विवाह, तलाक, गोद और भी आदि आदि, है ना। ऐसे तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। पहले एक शर्त थी कि 20,000 से कम के मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा, लेकिन 1973 के 30वें संशोधन द्वारा यह शर्त हटा दी गई और अब यह तय कर दिया गया चाहे कोई कैसा भी मुकदमा हो, दीवानी मामला होना चाहिए, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। फौजदारी, फौजदारी मैंने आपको बताया था कैसे मामले आते हैं? मारपीट, लूट खसोट, अपहरण, हत्या, बलात्कार या फिर अन्य संगीन अपराध। आदि आदि ऐसे मुकदमे फौजदारी मुकदमों की सुनवाई का भी अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। इनमें या तो उच्च या निम्न न्यायालयों द्वारा मृत्युदंड के खिलाफ अपील होती है, या फिर निम्न न्यायालयों के फैसलों मृत्युदंड संबंधित हो, या फिर कोई भी निम्न न्यायालयों से संबंधित कोई भी निम्न, इसमें सॉरी भाई उच्च न्यायालय देते हो ना, निम्न तो नहीं दे सकते, उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। समझिए क्या कहने का मतलब है? फौजदारी मामले तो ये होते हैं और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई का भी अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। इनमें या तो उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के खिलाफ अपील होती है, या फिर उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है। अब है विशिष्ट। अब कहेंगे साहब अपील संवैधानिक भी समझ गए हम, संविधान से संबंधित कोई प्रश्न हो, संविधान की व्याख्या, हाँ व्याख्या से संबंधित है। ओके, दीवानी हो गया, फौजदारी हो गया। अब बार विशिष्ट से विशिष्ट कौन सा आ गया? सैनिक,
न्यायालयों के फैसलों को छोड़कर सैनिक न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। समझ रहे हो क्या? अब एक बार विद्यार्थी इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। हमने दो पढ़े हैं, एक तो प्रारंभिक एक में और समवर्ती क्षेत्राधिकार। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़े हमने, दो पढ़ लिए, एक में और समवर्ती। एक में जिसमें अकेले उच्चतम न्यायालय का, समवर्ती इसमें उच्चतम और उच्च दोनों का है। अब है अपील क्षेत्राधिकार, मतलब अपील का अधिकार। संविधान की व्याख्या संबंधित कोई भी प्रश्न से संबंधित विवाद हो कि संविधान की व्याख्या करनी है, उन संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। दीवानी, बंटवारा, लेन देन, विवाह, तलाक, गोद आदि से संबंधित मामले को उसकी दीवानी है। और पहले एक शर्त थी 20,000 की, जो 1973 में हटा दी गई। अब कैसे भी मामले हो, उनकी अपील आप दीवानी मामले होना चाहिए, आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। फौजदारी, मारपीट, लूट खसोट, अपहरण, हत्या, बलात्कार या फिर अन्य संगीन अपराध आदि विशिष्ट सैनिक न्यायालयों से संबंधित है। सैनिक न्यायालयों से संबंधित मामलों के ऊपर या इनसे संबंधित मामले की अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते। इनको छोड़कर आप किसी भी प्रकार के वाद या विवाद या मुकदमे हो, उनकी अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है, आज के लिए हमारे जो क्षेत्राधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इनके लिए इतना ही। बचे हुए जो क्षेत्राधिकार हैं उनकी अगली क्लास होगी।